हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कैसे कब और कहाँ करेंगे। क्लास 6 की हिस्ट्री में आप पहले ही अर्ली मैन के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लास 7 की हिस्ट्री में आप लोगों ने कई सुल्तानों के बारे में पढ़ा होगा। क्लास 8 की हमारी जो ये हिस्ट्री है इसमें हम वो टाइम पीरियड पढ़ते हैं, वो टाइम पीरियड देखते हैं जब ब्रिटिश हमारे देश में आ चुके थे, उनका राज था। हम देखते हैं कि किस तरह के चेंजेस आए थे हमारी सोसाइटी में ब्रिटिश के आने के बाद। ये सारी चीज़ें हम इस बुक में देखेंगे। तो आइए इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें तारीखों को इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अक्सर जो लोग होते हैं वो हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं बिकॉज ऑफ डेट्स। लोगों को लगता है कि हिस्ट्री पढ़ने का मतलब सिर्फ डेट्स को याद करना होता है, और इसका कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो इतिहासकार रहे हैं, जो हिस्टोरियन रहे हैं, क्योंकि वो लोग अक्सर जो डेट्स होती थी उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे। जैसे वो हमेशा इन चीज़ों के बारे में लिखते थे कि कब कौन सा व्यक्ति राजा बना, कब कौन सा युद्ध हुआ, ये सारी चीज़ें डेट्स के अकॉर्डिंग लिखी जाती थी हमेशा से ही। और आम समझ के हिसाब से भी जो हिस्ट्री है उसको तारीखों का पर्याय ही माना जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। यानी हमारी जो हिस्ट्री होती है वो अलग अलग टाइम पीरियड में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमें बताती है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। हिस्ट्री हमें बताती है कि पहले चीज़ें कैसी थी और आने वाले समय में चीज़ें कितनी बदल गई। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। यानी जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट की बात करने लगते हैं और जो भी अतीत में चीज़ें घटी थी उनकी उसके साथ तुलना करने लगते हैं कि अभी जो चीज़ ऐसी है पहले ऐसी हुआ करती होगी। इस तरह की बातें, कई सारे ऐतिहासिक सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं। जैसे चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि जब भी हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि चाय या कॉफ़ी इसकी स्टार्टिंग कब से हुई होगी। इसके अलावा हम ये भी सोचते हैं कि जो रेलवे हैं, यानी हमारी जो रेलगाड़ियाँ हैं, इनका निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। जिस समय में अखबार नहीं होते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। इसके अलावा हम जैसे कॉफ़ी, चाय, इन सब के बारे में सोचते हैं, उसी तरह अगर हम किसी दूसरी जगह जाते हैं ट्रेन से, तो हम सोचते हैं कि ये जो रेलवे है, ये ट्रेन है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई होगी। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग कब हुई होगी। और जब न्यूज़पेपर नहीं थे तब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह की जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो कैसे मिलती होगी। इन ऐतिहासिक सवालों की जानकारी हमें सोचने के लिए प्रेरित करती है। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। हमारा जो हिस्ट्री है या हमारी जो अतीत होती है, हमारा जो समय है, उसको हमेशा साल या महीने के अकॉर्डिंग या किसी पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग नहीं रखा जा सकता। जैसे कि भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। हमारे मन में अगर ये बात उठती है कि चाय की स्टार्टिंग कब से हुई थी, तो उसका एक पर्टिकुलर हम आंसर नहीं दे सकते कि इस डेट में, इस महीने में, इस ईयर में। ऐसा नहीं हुआ होगा। इसका जो स्वाद है, यानी जो चाय है, इसका जो टेस्ट है, वो लोगों की जुबान पर धीरे धीरे ही चढ़ा होगा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है।
तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? उसकी वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। तो जैसे हम अपनी डेली लाइफ की ये चीज़ें देखते हैं कि न्यूज़पेपर कहाँ से आए, रेलवे कहाँ से आए, या फिर जो ब्रिटिश थे वो कहाँ कब आए होंगे, तो इन सारी चीज़ों के लिए कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं थी। ये चेंजेस जो थे वो धीरे धीरे ही हुए थे, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो हिस्ट्री को हमेशा से ही डेट से जोड़कर देखते हैं। और इसका एक रीज़न ये है कि पहले के टाइम पे जो वॉर हुआ करता था, या फिर जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुआ करती थी, उसमें डेट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन सा साल राजा को ताज पहनाया गया, उनका विवाह हुआ, कौन से साल उसके कौन सी लड़ाई लड़ी। तो पहले के टाइम पे जो हमारी हिस्ट्री थी वो राजाओं महाराजाओं इनके ही इर्द गिर्द घूमती रहती थी। हमेशा से जो हिस्टोरियन थे उनके बारे में ही लिखा करते थे कि कौन से ईयर में राजा ने ताज पहना, कौन से ईयर में उनकी शादी हुई, कौन से ईयर में उन्होंने कौन सा बैटल किया, कौन सा बैटल जीता। तो ये सारी चीज़ें हमेशा से ही राजाओं के इर्द गिर्द घूमा करती थी। इस वजह से जो हिस्टोरियंस थे वो हमेशा से ही डेट्स को इम्पोर्टेंस दिया करते थे। इसीलिए आज हम हिस्ट्री मतलब कि डेट ऐसा मानने लगे हैं। लेकिन अब के टाइम के जो इतिहासकार हैं, यानी जो हिस्टोरियन है, वो बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे, वो क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे। तो अब हिस्टोरियन बाकी जो समुदाय के लोग थे, यानी जो जो भी लोग हुआ करते थे सोसाइटी में, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करने लगे हैं कि जो लोग थे वो क्या काम किया करते थे, अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते थे, क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे। जो भी ये हमारे शहर बने हैं ये कैसे बने हैं, इसके अलावा हमारे जो बाज़ार बने हैं वो किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। तो इन सारी चीज़ों में सिर्फ डेट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, बल्कि हर चीज़ को हम हिस्ट्री में देख सकते हैं कि जो ये सिटी बसी तो ये किस तरह बसी। हम इस पर सिर्फ और सिर्फ कब बसी इस पर जोर नहीं देते, बल्कि कैसे बने। इसके अलावा जो हमारे मार्केट्स हैं ये कैसे फैले। इसके अलावा पहले के टाइम पे जो हमारे थॉट्स हुआ करते थे सोसाइटी में लोगों के, वो कैसे अब चेंज होने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ ही चेंज हुई हैं। इसके अलावा अब के जो हिस्टोरियन हैं वो इन सारे मुद्दों पर भी ध्यान देने लगे हैं। पहले के जो हिस्टोरियंस थे उनमें हमने देखा कि वो हमेशा से ही जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी चीज़ों पर ही ध्यान देते थे कि कब उन्होंने ताज पहना, कब उनकी शादी हुई, कब उन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा, ये सारी चीज़ें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। तो जो डेट्स होती हैं वो अपने आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाती, बल्कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को इम्पॉर्टेंट मानने लगते हैं। जैसे कोई बैटल हुआ, कोई राजा है उसका बैटल हुआ, तो अगर हम उसके बारे में लिखें, उसको इम्पॉर्टेंट माने, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो हम जिस चीज़ को इम्पॉर्टेंट मानते हैं, जिस चीज़ को इम्पॉर्टेंस देते हैं, वो खुद ब खुद इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वो जो घटना होती है वो खुद ब खुद इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और उसके साथ जो उसकी डेट होती है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासक काल महत्वपूर्ण है। भारत में जितने भी ब्रिटिश इतिहासकार हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियन रहे, इन लोगों ने हर एक गवर्नर जनरल के बारे में लिखा कि कब से कब तक कौन से जो गवर्नर जनरल थे उनका शासनकाल कैसा था, उस टाइम पे उन्होंने क्या चीज़ें की, ये सारी चीज़ें। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल से शुरू होते थे और आखिर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होते थे। तो इससे हमारा एक MCQ का भी क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो हमारे वॉरेन हेस्टिंग थे। इसके अलावा जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे वो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो हमारी हिस्ट्री में जो भी ब्रिटिश के द्वारा हिस्ट्री लिखी गई उसमें सिर्फ इन लोगों का वर्णन किया गया है। अलग अलग अध्ययनों में हम दूसरे गवर्नर जनरल जैसे कि हेस्टिंग, वेलेस्ली, बैंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन, इनके बारे में भी पढ़ते हैं।
इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। तो इसमें तमाम जो हिस्ट्री लिखी गई है वो उनके ही इर्द गिर्द लिखी गई है कि गवर्नर कब आए, कब तक रहे, दूसरे गवर्नर कौन से रहे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों में बाकी लोगों को इग्नोर किया गया है। तो क्योंकि यहाँ पर गवर्नर जनरल को इम्पोर्टेंस दी गई है, इसीलिए वो लोग इम्पॉर्टेंट है और उनका जो टाइम पीरियड है वो भी इम्पॉर्टेंट माना गया। इतिहास की उन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों की गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। तो हिस्ट्री की जो बुक्स लिखी गई उसमें ये जो सारी डेट्स थी वो इन अधिकारियों के द्वारा जो भी काम किए जाते थे, यानी किसी गवर्नर ने किस समय कौन सा काम किया, ठीक है, तो इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। यह ऐसे था मानो इन लोगों के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्ययनों का विषय बन जाता था और इन्हें इस तरह से लिखा जाता था ताकि मतलब इस ऐसा लगता था जैसे इनके बाहर और कोई भी जो चीज़ है या बाकी की जो सोसाइटी है वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही लोग इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी। तो 1817 में जो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री रहे थे उन्होंने एक बुक लिखी थी, जेम्स मिल ने बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक। और इस बुक में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। तो हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जाता है ताकि उसको अच्छे ढंग से समझा जा सके। तो उसी तरह जो जेम्स मिल थे उन्होंने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत के इतिहास को यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 कालखंडों में बांट दिया अपने अकॉर्डिंग, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। तो जो मिल थे उनकी समझ यहाँ तक थी कि सबसे पहले उन्होंने जो काल बांटा वो हिंदुओं का बांटा, यानी कि जब हिंदुओं का शासन हुआ करता था, जो राजा होते थे वो हिंदू होते थे। उन्होंने जनता में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, बस जो राजा थे उसका धर्म क्या था इसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमारा जो इतिहास था उसका बंटवारा कर दिया है। सबसे पहले हिंदुओं का शासन रहा, फिर उन्होंने देखा कि जो शासक हैं वो मुसलमान रहे, तो उस कालखंड को इन्होंने मुस्लिम काल कह दिया। इसके अलावा जब ब्रिटिश का शासन आया तो उन्होंने उस कालखंड को ब्रिटिश कह दिया। तो राजा का क्या धर्म है इसके आधार पर कालखंडों को बांटा गया है। फिर है इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाही का राज चलता था और वो ये बात कहते थे, उनकी समझ यहीं तक थी कि जब तक ब्रिटिश यहाँ नहीं आए थे यानी जो अंग्रेज़ थे वो भारत नहीं आए थे उससे पहले हिंदुओं का शासन रहा या फिर मुसलमानों का तानाशाह वाला एक शासन रहा। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था और मिल का कहीं ना कहीं कहना था कि हमारी जो सोसाइटी थी वो धार्मिक बैर वाली थी, यानी यहाँ पर अलग अलग रिलीजन में लोग बटे हुए थे, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इससे पहले ये चीज़ें कहीं नहीं देखी थी। वो लोग जो भेदभाव किया करते थे यानी जो ब्रिटिशों के द्वारा भेदभाव होता था वो गोरे और काले रंग के आधार पर होते थे, वो जाति के आधार पर या रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते थे। तो इंडिया में जब उन्होंने ये चीज़ें देखी तो ये उनके लिए बहुत अलग थी, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ें लिखी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धार्मिक बैर है, जातिगत बंधन है, यानी कुछ कास्ट के जो लोग हैं उनको वो राइट्स नहीं मिलते जो बाकी को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे अंधविश्वास भी बहुत था, जैसे एक बहुत पॉपुलर हमारा अंधविश्वास था सती प्रथा का, जिसमें अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो जो जिंदा उसकी वाइफ होती थी उसको भी उसके साथ जला दिया जाता था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये चीज़ें लिखी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधविश्वासों का बोलबाला था। और मिल की ये राय थी कि ब्रिटिश का जो शासन है वो भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा असभ्य मानते थे,
इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला संस्थानों और कानून को लागू किया जाए। और वो लोग ये चाहते थे, यानी मिल ये राय देते थे कि अगर इन्हें सभ्यता की राह पर लेके जाना है, इन्हें सभ्य बनाना है, तो भारत में, इंडिया में यूरोपीय शिष्टाचार और वहाँ की जो भी ये कला है, वहाँ के जो भी संस्थान हैं, वहाँ के जो भी कानून हैं, वो सारी चीज़ें इंडिया में लागू हो जानी चाहिए। तभी यहाँ के जो लोग होंगे वो सभ्य बन सकेंगे। इसके अलावा मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। और मिल का कहना था कि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब के ऊपर जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज हैं, उन्हें कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। और वो लोग यहाँ तक कहते थे कि जो इंडियंस हैं वो कभी भी प्रगति नहीं कर सकते जब तक उन्हें अंग्रेज़ों की हेल्प नहीं मिलेगी। इतिहास की इस धारणा से अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, और वो खुद को प्रगति और सभ्यता का प्रतीक मानते थे। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, और मिल का मानना था कि अंग्रेजी शासन से पहले का जो टाइम पीरियड था वो अंधकार का दौर था, यानी उस टाइम पे किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं था इंडिया में। लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासों में घुले मिले रहते थे। तो ये सारी चीज़ें वो कहा करते थे। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन से पहले का जो टाइम पीरियड था उसको डार्क एज कह दिया था। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। लेकिन अंग्रेजों से हटके बाकी के जो हमारे इंडियन हिस्टोरियन रहे, उन लोगों ने हिस्ट्री को उन्होंने भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो प्राचीन, यानी बहुत पुराना जो समय था जब हम अर्ली मैन वगैरह के बारे में देखते हैं। इसके अलावा मध्यकालीन और आधुनिक काल। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। तो इस तरह से हमारी जो हिस्ट्री है, इसको जो बांटा गया है, इसका भी जो थॉट है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न से ही आया है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र तथा मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकत के विकास का युग माना जाता है। तो जो आधुनिक काल था, यानी जिस टाइम पे ब्रिटिश आ चुके थे, इस टाइम पीरियड को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास के रूप में इस युग को माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी, और जो बीच का हमारा टाइम पीरियड था, यानी जो हमारा मिडिवल एज था, उसे ये लोग ऐसा टाइम मानते थे जहां पर जो सोसाइटी थी उसकी कोई विशेषताएं नहीं थी, उसमें कोई खास बात नहीं थी। अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत से हिस्टोरियन ने ये बात भी कही है कि अंग्रेजों का भी जो टाइम पीरियड था वह उस टाइम पे लोगों के पास ना तो समानता थी, ना स्वतंत्रता और ना ही मुक्ति थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो जैसे उन्होंने अपने से पहले वाले टाइम पीरियड को डार्क एज कहा था, उसी तरह हमारे जो हिस्टोरियन रहे उन्होंने इस एज को औपनिवेशिक युग कहा। अब हम समझते हैं कि औपनिवेशिक क्या है, यानी ये जो औपनिवेशिक वर्ड दिया गया है ये क्यों दिया गया है और किस तरह का है ये। अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों व राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। क्योंकि इंडिया जो था पहले पूरा एक देश नहीं था, ये अलग अलग छोटे छोटे ऐसे क्षेत्रों में बटा हुआ था। ठीक है, रजवाड़ों में बटा हुआ था, और हर रजवाड़े पर एक राजा का शासन होता था। तो जब ब्रिटिश हमारे देश में आए तो उन्होंने जैसे एक राज्य के राजा को हराया और उस राज्य को अपने अंडर कर दिया। उसके बाद उन्होंने इस राज्य के सैनिकों का इस्तेमाल किया दूसरे राज्य के लिए। वहाँ के सैनिकों को वहाँ के जो राजा थे उनको भी हराया और उसे भी अपने अंडर कर लिया। तो इस तरह कर करके उन्होंने बहुत सारे जो रजवाड़े थे उसको अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया।
तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हमारी जो इकोनॉमी थी उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। हमारी इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी उस समय वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मानी जाती थी। तो यहाँ की इकोनॉमी को उन्होंने कब्ज़ा करने का पूरा मतलब पूरी कोशिश की और यहाँ पूरा कंट्रोल कर लिया था। इसके ऊपर पूरी सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। उनके जितने भी खर्च होते थे वो सारे के सारे यहाँ के जो लोग होते थे जो टैक्स दिया करते थे वो उससे ही मतलब उसी से कलेक्ट किया करते थे। तो राजस्व वसूल करते थे वो अपने खर्चों के लिए। जो लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण कई बदलाव आए। तो वो लोग जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी उसको सस्ती कीमत पर ख़रीदते थे और दूसरे देशों में ले जाकर वो महंगी कीमत पर बेचते थे। तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। इसके अलावा जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती थी उसकी खेती यहाँ पर करवाया करते थे इंडिया में, क्योंकि इंडिया की जो भूमि है, जो हमारा लैंड है, वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करवाया जाता था। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों से बहुत बदलाव आए। तो ब्रिटिश की ने जो भी ये सारी चेंजेस किए, ये सारे काम किए, उसकी वजह से यहाँ की लोगों की मूल मान्यताएं थी या फिर पसंद नापसंद थी, उनके रीति रिवाज थे, तौर तरीके थे, उसमें बहुत से चेंजेस आए। जैसे ब्रिटिश के आने के बाद ही इंडिया में लोगों ने चाय पीना शुरू किया। इसके अलावा अगर हम आज भी बात करें तो हमारे कहीं ना कहीं कपड़ों में उनका कल्चर झलकता है, हमारी जो लैंग्वेज है उसमें उनका कल्चर झलकता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो चेंजेस थे वो ब्रिटिश के आने के बाद हुए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। तो जब भी एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से, यानी कि जो ब्रिटिश था उसने भारत के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इस वजह से हमारी जो राजनीतिक जो हमारा एरिया था वहाँ पे भी चेंजेस आए, हमारी आर्थिक वहाँ पे भी चेंजेस आए, हमारी जो सोसाइटी थी वो भी चेंज हुई और हमारा जो कल्चर था वो भी चेंज हुआ। तो ये सारा जो प्रोसेस था इसे ही हम औपनिवेशिकरण कहते हैं। जब एक देश के लोग दूसरे देश पर कब्जा कर लेते हैं, उसे बिल्कुल अपना स्टेट मानते हैं और उस पर इस तरह रूल करते हैं जैसे ये उनका ही स्टेट हो और वहाँ की चीज़ों में पूरी तरह से चेंज करते हैं। तो इसे हम औपनिवेशिकरण कहते हैं। यहाँ पर जो ब्रिटिश है उसका भारत पर पूरी तरह से दबदबा बना हुआ है। ठीक है, पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह जानते हैं कि जो 250 साल के टाइम में जो भी चेंजेस हुए हैं उन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो हमें किन स्रोतों से पता चलती है। तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। तो जो स्रोत हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा जो भी उस टाइम का प्रशासन था ब्रिटिशों का, वो लोग अभिलेख तैयार किया करते थे। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। तो इतिहासकारों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड हो जाते हैं हमारे ये अभिलेख। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था। जो ब्रिटिश थे ये लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से लिख के रखा करते थे। उनके लिए रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। वो हर निर्देश को यानी हर गाइडलाइन को या कोई भी प्लानिंग करते थे, उन सारी चीज़ों को वो बहुत साफ साफ ढंग से लिख कर और कलेक्ट करके रखा करते थे। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। तो अगर वो लोग रिकॉर्ड रखते थे तो उससे उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों में आसानी हो जाया करती थी। वो आने वाले समय में जो लोग हैं वो उसकी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा उस पर डिबेट्स हो सकते थे। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखने के लिए सभी संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए।
इसके अलावा जो अंग्रेज़ थे वो डाटा कलेक्ट तो करा करते ही थे, इसके अलावा उन्हें संभाल कर भी रखते थे। इसके लिए वो बहुत से जो संस्थान होते थे वो बना दिया करते थे, उसमें अभिलेख कक्ष बना दिया करते थे जहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी जाती थी। ठीक है, तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी की रिकॉर्ड रूम में होते थे। तो जैसे तहसील का दफ्तर है तो वहाँ पर तहसील से जुड़ी जो भी जानकारियाँ हुआ करती थी, ज़मीन से जुड़ी जो भी जानकारी होती थी, वो सारी चीज़ें उस ऑफिस में रखी जाएंगी। कलेक्टर के ऑफिस में, कमिश्नर के दफ्तर में, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, हर जगह पर रिकॉर्ड रूम बना दिए जाते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय संस्थान भी बनाए गए। इसके अलावा अभिलेखागार भी बनाए गए और संग्रहालय जो होते थे, म्यूजियम होते थे, वो भी बनाए गए जहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे उन्हें संभाल कर बचा कर रखा जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागार में देखा जा सकता है। वहाँ जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव दे सकते हैं। तो जो भी चीज़ें लिखी जाती थी, जो भी काम होते थे, वो सारी चीज़ें उसमें लिख दी जाती थी, एक प्रॉपर नोट्स की तरह, रिपोर्ट की तरह, जो आने वाले समय में जो हिस्टोरियन थे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकल बनाई जाती थी। उसके बाद उनकी कॉपी भी की जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे ये फ़ोटोकॉपी का सिस्टम तो होता नहीं होगा, इसीलिए उसकी नकल भी तैयार की जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। तो खुशनवीसी वो लोग हुआ करते थे जो किसी चीज़ को बहुत सुंदर ढंग से बिल्कुल सही सही उतार दिया करते हों। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी। उसके बाद जब प्रिंटर आ गया, जब प्रिंटिंग आ गई, तो उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से रखी जाने लगी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। तो अब किसी भी रिकॉर्ड का या किसी भी कॉपी की किसी भी चीज़ की बहुत सारी कॉपियां इकट्ठी की जाने लगी और उसको संभाल के रखा जाने लगा, ताकि अगर एक खो जाए तो हमारे पास बाकी कॉपी रहे। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। अब हम देखते हैं कि ये जो सर्वेक्षण होते थे इसका कैसे जो महत्व था वो बढ़ता जा रहा था। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण होता गया। वो लोग सर्वे बहुत ज़्यादा किया करते थे और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। एक तो वो लोग डॉक्यूमेंट लिखते थे, उसको संभाल के भी रखते थे, लेकिन इसके अलावा वो सर्वे भी बहुत किया करते थे और इसे बहुत इम्पॉर्टेंट मानते थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। वो लोग ये बात समझते थे, उनको इस बात में विश्वास था कि हमें किसी देश पे अगर अच्छे से रूल करना है, शासन करना है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस देश के बारे में हर चीज़ जान जाएं कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक फैली हुई है। इसके अलावा वहाँ पर किस तरह की मिट्टी है, वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, वहाँ के लोग, हर चीज़ के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे और करते थे। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। तो जब 19वीं सेंचुरी आई तब पूरे देश का एक नक्शा तैयार किया गया। शायद इससे पहले इंडिया का कोई अपना पर्टिकुलर नक्शा था भी नहीं। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमारा देश था वो हमें खुद को ही नहीं पता था। तो वो टाइम था जब इंडिया का प्रॉपर कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया है वो इंडिया होगा, इसका नक्शा उन्होंने तैयार किया, क्योंकि उनके लिए इस पे शासन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इस पूरे एरिया को जब वो समझेंगे तभी उनको पता चलेगा कि कौन से एरिया में क्या चीज़ें हैं, हमें कहाँ पर अपना कितना वर्चस्व बना के रखना है। इन सारी चीज़ों के लिए वो ये सारे काम किया करते थे। वो लोग गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किया करते थे। ठीक है,
इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। तो वो लोग जो सर्वे करते थे वो हमारी धरती का, इसके अलावा जो मिट्टी है, कहाँ की मिट्टी कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, वहाँ पर कौन सी फसल उगा सकते हैं, इसके अलावा पेड़ पौधों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, जो स्थानीय इतिहास होते हैं उनके बारे में, इसके अलावा फसलों के बारे में कि कहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये सारी चीज़ों का वो सर्वेक्षण करते थे। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना ज़रूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी किए जाने लगी। उसके बाद 19th सेंचुरी के लास्ट का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम से हर 10 साल में वो लोग जनगणना भी उन्होंने स्टार्ट कर दी। जनगणना का मतलब होता है जन यानी लोग, गणना मतलब कि काउंट करना, जितने भी लोग होते हैं उनकी गिनती करना कि जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं, एक फैमिली में कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें। और ये चीज़ वो हर 10 साल में किया करते थे। जनगणना के ज़रिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी कि जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, इसके अलावा उनकी जाति क्या है, कौन सा इलाका है, वो लोग क्या काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी वो सर्वे करते थे। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी जो पेड़ पौधे होते थे उसका सर्वेक्षण किया करते थे वो लोग। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, जितने भी हमारे जीव जंतु जानवर होते हैं इन सब के बारे में। पुरातत्वविद सर्वेक्षण यानी जितने भी हमारे ये इतिहास की चीज़ें मिलती हैं खुदाई के द्वारा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मानवीय सर्वेक्षण, हर तरह के वो सर्वे किया करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वो अपना शासन चला सके। ठीक है। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अब तक तो हमने ये बात की कि हमें रिकॉर्ड्स के द्वारा क्या क्या पता चलता है, लेकिन अगर हम इस बात पे भी ध्यान दें कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे हमें किन बातों का पता नहीं चलता है, तो रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे जितने भी ये सर्वेक्षण हुए यानी जो भी ये सर्वे हुए, इसके अलावा जो भी उन्होंने रिकॉर्ड्स रखे, इससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे जो रिकॉर्ड्स थे वो सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी परिस्थिति है, उसको सोचने का जो तरीका होता है वो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। तो ये जितने भी हम रिकॉर्ड्स देखते हैं ये सारे सरकारी अफसरों के द्वारा किए गए रिकॉर्ड्स हैं। तो इसमें हमें सिर्फ सरकारी अफसरों की ही सोच पता चलती है, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हम यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं। तो इन सारे रिकॉर्ड से हमें सरकारी अफसरों की सोच तो पता चलती है, वो लोग उन्हीं चीज़ों के रिकॉर्ड्स रखते थे जिनमें उनका इंटरेस्ट हो। ठीक है। इन सारी चीज़ों की वजह से हम दूसरे लोग थे वो क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे, इसका पता नहीं लगा सकते। इसके लिए अगर हमें दूसरे लोगों का पता लगाना है तो इसके लिए दूसरे स्रोतों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि डायरी, यानी जो लोग डायरियाँ लिखा करते थे। इसके अलावा जो तीर्थयात्री होते थे, तीर्थयात्री और यात्रियों के संस्मरण, यानी जो तीर्थयात्री थे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेन्स वगैरह तो हुआ नहीं करती होंगी, तो वो जैसे भी जाते थे वो लोग बहुत से लोगों से मिलते होंगे इस दौरान, तो वो लोग जो भी चीज़ें लिखते थे तो उन चीज़ों से हमें बाकी लोगों के बारे में जानने को मिलता है। इसके अलावा आत्मकथाएं, यानी जब लोग अपने ही जीवन के बारे में लिखते थे। स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अगर हम किसी दूसरे लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो जैसे जैसे ये प्रिंटिंग का काम तेज़ी से बढ़ता गया, वैसे वैसे न्यूज़पेपर भी चलन में आने लगे और बहुत से लोग विभिन्न मुद्दों पर लिखने लगे। जो जनता थी वो बहुत से मुद्दों पर बहस करने लगी कि जैसे आज भी करते हैं, कोई मुद्दा होता है तो अक्सर जनता बहस करती है, उसी तरह पहले के टाइम पे भी लोग अब अवेयर होने लगे। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। जो नेता थे, सुधारक थे, उन लोगों ने अपने विचार लिखे। जो कवि थे, उपन्यासकार थे, उन्होंने अपनी भावनाएं लिखी। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन इसमें भी एक हम कमी देखते
होते हैं। और वो कमी ये है कि ये सारी चीज़ें उन लोगों ने लिखी जो पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन बाकी के जो लोग थे, यानी जो आदिवासी थे, किसान थे, खदान में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब, वो किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे, इनका पता हमें आज भी नहीं चलता है। आज तो हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतनी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, किसी ने उनके बारे में नहीं लिखा, इस वजह से हमें उनकी ज़िंदगी का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड्स रखे गए अंग्रेज़ों ने, उससे हमें सरकारी ऑफिसर्स के बारे में पता चला, जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग थे उनके बारे में भी पता चल जाता है बाकी के सोर्सेज से। लेकिन जो बाकी के ये लोग हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं और मज़दूर लोग हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें बाद के कालों में भी और आज के कालों में भी कुछ खास पता नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, कैसे, कब और कहाँ। थैंक यू सो मच।